हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में स्प्रिंग्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम स्प्रिंग के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम बना सकते हैं, किन किन फार्मूलेस का इस्तेमाल होता है इसे बनाने में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्प्रिंग्स का जो थ्योरी पार्ट जो था उसको हमने पहले ही थ्योरी लेक्चर के ड्यूरेशन में हमने कंप्लीट कर चुका है। स्प्रिंग दरअसल जो एक मेंबर होता है, ये एक मैकेनिकल मेंबर होता है जो कि कोल्ड पेटेंटेड स्टील या कोल्ड ड्रॉन स्टील से बनाया जाता है। और इसका जो उपयोग बेसिकली होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। शॉक को क्यों हम एब्जॉर्ब करते हैं? किसी जगह पर हमको कंफर्टेबिलिटी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें कंफर्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। या अगर हम किसी और मशीनरी एलिमेंट की बात करें तो उस मशीन में हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम डिफरेंट लोकेशंस पर अलग अलग प्रकार के स्प्रिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग्स भी मोर देन 3 to 4 to 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लैमिनेटेड स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ऐसे प्रकार के टेलीस्कोपिक स्प्रिंग। तो इनमें भी फिर और सब टाइप्स भी अवेलेबल हैं। जैसे लीफ स्प्रिंग में भी जाएंगे तो उसमें भी 2-3 प्रकार के और फर्दर डिवाइडेड हैं। अगर आप हेलिकल स्प्रिंग स्प्रिंग में भी जाएंगे तो हेलिकल एक पैटर्न है। हेलिकल के अंदर भी फिर उसके जो कॉइल्स होते हैं, उसके जो वायर्स होते हैं, उसमें फिर अलग अलग वेरिएशन आते हैं उनके मटेरियल्स में, उनके पैरामीटर्स में, उनके और भी अन्य चीज़ों में हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो आज का जो क्लास है ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स पर डिपेंडेंट है, न्यूमेरिकल्स पर आधारित है। और जो हमने हमारे थ्योरी के लेक्चर में हमने जो पढ़ा है उसी के आधार से हम आज सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। स्प्रिंग्स का बेसिकली आप लोग सारा जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हम न्यूमेरिकल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये है ए हेलिकल क्लोज्ड कॉइल्ड स्प्रिंग इज टू कैरी ए लोड ऑफ 10 किलोग्राम एंड द मीन कॉइल डायमीटर इज टू बी 8 टाइम्स that of the wire diameter. If the maximum shear stress is not to exceed 1000 kilogram per centimeter square, find the diameter of wire and mean coil diameter. तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक हेलिकल क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग है जो कि 10 किलोग्राम कैरी करना है, जिसको कि अपने ऊपर में लोड लेना है। और जो उसका जो आउटर डायमीटर है उसका उससे मतलब जो वायर का जो डायमीटर है उससे 8 गुना ज़्यादा आउटर डायमीटर है, मेजर डायमीटर है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि वायर का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है और कॉइल का डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये स्प्रिंग है। ओके, ये हो गया क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग। अब ये जो क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है ये कुछ इस प्रकार से है। ओके, आई थिंक यू ऑल में नो दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो डायमीटर है इसे हम स्मॉल डी से हम डिनोट करते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? वायर डायमीटर, वायर वायर डायमीटर हम इसे बोलेंगे। और यहाँ पर ये जो डायमीटर है, देखिए ये वाला जो डायमीटर है टोटल वाला, ये मतलब ये वाला डायमीटर जो है इसे हम क्या बोलेंगे? मीन या कॉइल डायमीटर हम बोलेंगे। ओके, मीन या फिर कॉइल, MEAN। ओके, ये हो गया मीन, या ये लिख देता हूँ मैं, मीन या कॉइल, COIL, कॉइल डायमीटर हम इसे बोलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो है ये 1000 किलोग्राम का लोड लग रहा है। इसकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कैपेसिटी दी हुई है कि वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ये स्मॉल डी और ये कैपिटल डी, ये दो वैल्यूज़ को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
ओके। तो कैपिटल डी आप लोगों को समझ में आ गया, मीन डायमीटर, कॉइल डायमीटर, और स्मॉल डी जो रहता है ये वायर डायमीटर। ये जो चल रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम वायर बोलेंगे। ओके, इसे हम वायर बोलेंगे। तो आइए हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इसमें। ओके, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 10 किलोग्राम को हम न्यूटन में अगर कर देंगे तो 1000 न्यूटन हो जाता है। अब जो है देखिए यहाँ पर हम बेसिकली न्यूमेरिकल बनाने के जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको हर न्यूमेरिकल में बताया है कि कोई भी न्यूमेरिकल बनाने के समय हमें चार चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहला हम गिवन जो भी डेटा है उसे हम नोट डाउन करते हैं। सेकेंडली जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है उसका बेस्ट पॉसिबल हम डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। थर्ड में हम जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं उसे हम लिखने का कोशिश करते हैं और उसे मॉडिफिकेशन करते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास में अवेलेबल रहता है, वो एज इट इज़ हमें काम नहीं आता है, उसे हमें कुछ क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, किसी और दूसरे इक्वेशन के साथ मिलाना पड़ता है या किसी और इक्वेशन के साथ उसे हाइब्रिड करना होता है। तो वो थर्ड हम करेंगे। और फोर्थ नंबर में हम हमारे पास में जो गिवन डेटा में जो वैल्यूज़ हैं उसके माध्यम से हम उस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। पूरे प्रोसेस के दौरान में आपको जो यूनिट्स जो होती है, यूनिट कन्वर्जन का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। अगर एमएम में अगर एक वैल्यू ले रहे हैं तो सभी वैल्यू को आपको एमएम में लेना है, एक ही यूनिट में लेना है। अगर लेंथ अगर है तो एमएम में लेंगे या सेंटीमीटर जो भी है एक ही लेंगे। ओके, लेंथ है तो, अगर मास है तो किलोग्राम में लेंगे यानी तो फिर न्यूटन में लेंगे। ओके, तो जो भी है मतलब जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया या टाइम हो गया, तो टाइम को सेकंड में लेना मीन्स सेकंड में ही लेना है और किसी भी दूसरे यूनिट में नहीं लेना है उस पर्टिकुलरली कंपोनेंट को। जैसे लेंथ है तो मीटर, सेंटीमीटर या एमएम में, इन तीनों में से कोई भी एक। तो यूनिट कन्वर्जन पर आप जो है विशेष ध्यान देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है कि इसमें 10 किलोग्राम का इसमें लोड लगा हुआ है। ये फिगर में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम, ये स्ट्रेस का वैल्यू का यहाँ पर लिख दिया गया है। आर जो है मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल है, मतलब कैपिटल आर। स्मॉल आर जो रहेगा वो रेडियस ऑफ वायर रहेगा और कैपिटल आर जो है ये रेडियस ऑफ मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल रहेगा, या रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल, या मीन रेडियस रहेगा। ओके, कैपिटल आर। दस डाया ऑफ स्प्रिंग कॉइल इज 2r। ठीक है, तो जो डायमीटर जो है वो 2r रहेगा, मीन मीन डायमीटर जो रहेगा। अब 2r इक्वल्स टू 8d बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। देखिए यहाँ पर 2r इक्वल्स टू क्या बताया जा रहा है, 8d बताया जा रहा है। देयर फोर r इक्वल्स टू 4d हो गया, है ना। जो कैपिटल आर है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। यहाँ 2 और 8 क्या हो जाएंगे, डिवाइड होकर के 4d हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेस जो है ये 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, शियर स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है एफ एस इक्वल्स टू 16 WR/πd3। ये फॉर्मूलेज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी हम कोई नए यूनिट शुरू करते हैं तो फॉर्मूलेज हमें थोड़ा सा नया लगता है, तो उस फॉर्मूले को आप सेपरेटली एक दो न्यूमेरिकल अगर उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसमें फैमिलियर हो जाएंगे। ओके, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एफ एस इक्वल्स टू 16 WR/πd3 दिया जा रहा है। W क्या है, लोड है, R क्या है, मीन रेडियस है, कैपिटल R है मतलब कि मीन रेडियस है। अब यहाँ पर हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 1000, 16 इंटू 10, लोड है 10 किलोग्राम का। आर जो है मीन आर जो है वो हम यहाँ पर 4d, ये जो इक्वेशंस है उसके माध्यम से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, 4d लिख लिए हैं। यहाँ पर आर हम क्यों करे हैं, आर करने का कारण क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में कैपिटल आर दिया हुआ है। तो या तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखें या नहीं तो कैपिटल D/2 लिखें। ओके, तो कैपिटल D/2 लिखेंगे तो वो थोड़ा इक्वेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए हमने पहले ही कैपिटल आर के टर्म में हमने सारी चीज़ों को निकालने का प्रयास किया है। ओके, तो अब जो है देखिए 1000 इक्वल्स टू 16 इंटू 10 इंटू 4d डिवाइडेड बाई πd3 हमने कर दिया। देयर फोर डी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ये d³ और d जो है इसमें हमने कैंसिल किया। इसको इसको चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं।
देखिए जो मीन डायमीटर है डी इक्वल्स टू क्या बताया जा रहा है, वायर का 8 डायमीटर। ओके, अब यहाँ पर 2r, ठीक है, रेडियस इंटू 2 क्या होता है, डायमीटर होता है, इक्वल्स टू 8d। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर जाएगा तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आगे हमारा पहला रिलेशन। अब आगे जो है देखिए, शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है एफएस का, वो है 16 WR/πd³ है। ओके, अब जो है यहाँ पर देखिए एफएस का वैल्यू है 1000 इक्वल्स टू 16 इंटू डब्लू का वैल्यू है यहाँ पर 10 इंटू आर डिवाइडेड बाई पाई इंटू d³। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये 1000 इक्वल्स टू 16 इंटू 10 इंटू आर को हमने यहाँ पर क्या लिया था, आर इक्वल्स टू क्या था, आर इक्वल्स टू 4d था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4d डिवाइडेड बाई पाई d³। तो ये d³ और ये मतलब ये d कट जाएगा और ये d क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा वैल्यू हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 इंटू 4। ओके, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ये जो डी स्क्वायर जो यहाँ पर बचेगा तो यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं, डी स्क्वायर बचा है तो डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा ये 16 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1000, ये होगा। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके आधार से हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में हमें वैल्यू को लिखना है। देखिए डी, ये देखिए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1000। तो इतना करने से हमारे पास में डी का जो वैल्यू है वो आ रहा है 0.45 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही सिंपल है। डी को अब हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन रेडियस आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, हमारे पास में वायर का जो डायमीटर है वो हमारे सामने आ चुका है। ओके, तो वायर का डायमीटर क्या है, 0.45 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ कॉइल क्या है, 2r इक्वल्स टू 8d। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ कॉइल जो है वो 3.6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ कॉइल स्प्रिंग जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो भी डी का हम वैल्यू को फिर उसका अंडर रूट करके ये वाली वैल्यूज़ को फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद में डी की जो वैल्यू आ रही है 0.45 mm आ रही है, और कैपिटल डी की वैल्यू है 8 इंटू डी। तो कैपिटल डी की जो वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो डी इक्वल्स टू 8 इंटू 0.45 होता है, डी इक्वल्स टू 3.6 mm। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो डी है इसका है 0.45 mm, और ये जो डायमीटर है ये है 3.6 mm है, ये वैल्यू है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल बना है यहाँ पर। तो इसे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, बनाने का प्रयास करिए। हम आगे और देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स को। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी बना हुआ है, पर डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है। ऐसा है कि यहाँ पर 1000 किलोग्राम के जगह 10 किलोग्राम आएगा। डी 8d, कैपिटल डी इक्वल्स टू 8d, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ओके, तो इस इक्वेशन के माध्यम से आप लोग भी दूसरे न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रयास करिए। हम दूसरे इक्वेशन को देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग 1 मीटर लॉन्ग is made up of plates each 50 mm wide and 10 mm thick
Determine the number of plates required for the spring if the spring is to carry a central point load of 2000 Newton and allowable bending stress is 100 Newton per mm square. Also determine deflection under load. Take E equals to 200 kilonewton per mm square. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। यहाँ पर देखिए ये गिवन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लैमिनेटेड लीफ स्प्रिंग है जिसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर लंबा है लेंथ उसका, और ये जो है 50 mm के वाइड प्लेट से और 10 mm थिक प्लेट से ये बना हुआ है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेट्स, प्लेट की नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। फॉर द स्प्रिंग इफ द स्प्रिंग इज टू कैरी ए सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ 2000 न्यूटन and allowable bending stress is 100 Newton per mm square. Okay, also determine the deflection under load. Take E equals to 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले स्प्रिंग किस प्रकार से है उसे हम लोग समझते हैं, फटाफट देखते हैं। देखिए, तो ये इस प्रकार से स्प्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, 1 मीटर की हो गई। अब ये जो प्लेट्स इस प्रकार से जो बने हुए हैं ना, ये जो प्लेट कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, ओके, ये एक ही प्लेट है, मैं एक ही प्लेट को 3D टाइप से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो ब्रेड्थ जो है, इसकी चौड़ाई जो है ये क्या है, 50 mm है, और ये जो थिकनेस जो है, ओके, ये जो थिकनेस है ये है 10 mm का। अब इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऐसे करके प्लेट्स इसमें क्या चीज़ है, लगे हुए हैं। अब इसमें सेंट्रल लोड कितने का लग रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। सेंट्रल लोड लग रहा है 2000 न्यूटन का, ओके, और तो सेंट्रल लोड मतलब कि W जो है वो है 2000 न्यूटन का। अब इसमें मैक्सिमम अलाउेबल जो स्ट्रेस है वो Fs से हम डिनोट करेंगे, वो है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है अलाउेबल स्ट्रेस, ओके। और E की जो वैल्यू है वो है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। E की जो वैल्यू है वो है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है E की वैल्यू, ओके। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें चलना है आगे, और इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे ख्याल से आपको पूरा टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब कि मान लीजिए कि इस लेंथ और इस थिकनेस, इस विड्थ का जो अगर हम मटेरियल लेते हैं और वो मटेरियल की हमें इलास्टिसिटी भी बता दी गई है कि 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो ऐसे मटेरियल को जब 2000 न्यूटन का जब सेंट्रल लोड लेना हो तो ऐसे कंडीशन में कितने प्लेट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि लीफ स्प्रिंग क्या रहती है, परतदार रहती हैं, इसे हम पत्तीदार कमानी भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं, बहुत सारे लैमिनेटेड प्लेट्स लगे रहते हैं। तो वो कितने प्लेट्स लगे होंगे इस चीज़ की हमें यहाँ पर नंबर जो है हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो उस नंबर को हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर गिवन डेटा लिख लिए, लेंथ इक्वल्स टू 2L इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm, therefore L equals to 500 mm, width जो है B equals to 50 mm, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है। थिकनेस ऑफ प्लेट T equals to 10 mm, और H जो है N जो है नंबर ऑफ प्लेट्स जो है ये हमें नहीं दिया हुआ, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट भी करना है। लोड जो है देखिए यहाँ पर लोड जो रहता है उसको हम दो हिस्से में बांट देते हैं, ठीक है, और लेंथ को भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो लोड जो है यहाँ पर W इक्वल्स टू 2000 दिया हुआ है, 2W इक्वल्स टू 2000 दिया हुआ है, तो 2W इक्वल्स टू 2000 होगा तो 1W इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 न्यूटन होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होगा, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। E इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब
किलो न्यूटन को हम क्या करेंगे, न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें लोड, बेंडिंग स्ट्रेस सारी चीज़ें न्यूटन में दी हुई हैं, इसलिए हम लोग इलास्टिसिटी की वैल्यू को भी हम न्यूटन में कर दिए। तो किलो को जब हम न्यूटन में करेंगे तो 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलो इक्वल्स टू 1000। ठीक है, 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1000 न्यूटन होता है। तो 1000 मतलब 10⁻³ लिख सकते हो, मतलब 1 के आगे 3 0। अब यहाँ पर लैमिनेटेड जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स जो हैं लगी हुई हैं, उसको हमें फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है 6WL/NBT²। ओके, 6WL/NBT²। तो यहाँ पर देखते हैं F जो है 100 इक्वल्स टू 6 इंटू 1000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई n इंटू 50 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ों को हमें सॉल्व करने के बाद में n जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें देखिए ये डिफ्लेक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर तो हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से नंबर ऑफ प्लेट्स हमने फाइंड आउट किया है। अब डिफ्लेक्शन को भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है 6WL³/NEBT³। ओके, तो यहाँ पर 6 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू है 1000 इंटू लेंथ का वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाई 6 इंटू ई का वैल्यू है 200, बी का वैल्यू है, ब्रेड्थ का वैल्यू है 50 इंटू टी का वैल्यू है, थिकनेस का वैल्यू है 10। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, तो डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, 12.5 mm आ रहा है। ओके, तो 12.5 mm का यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। मान लीजिए कि अगर तो यहाँ पर जो सेंटर लोड लगता है वो नीचे से लगता है। ठीक है, एक्सल जो रहता है वो नीचे रहता है, और जो लेमिनेटेड स्प्रिंग रहता है वो ऊपर में सस्पेंडेड रहता है। आप शायद अगर 4 व्हीलर में अगर देखेंगे तो लीफ स्प्रिंग इसी प्रकार से लगता है। तो जो सेंट्रल लोड जो लगता है वो नीचे की तरफ से लगता है, पर कहीं कहीं बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ऊपर का डायरेक्शन दे दिया रहता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखेंगे तो नीचे से लगता है। तो देखिए यहाँ पर गोल जो दिख रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में, तो ये एक्सेल का ही ये गोलाकार दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और नीचे से जो लोड लग रहा है उसके कारण से ये जो लेमिनेटेड स्प्रिंग जो है ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 12.5 mm जो है ऊपर की ओर जा चुका है। जैसे ही वो लोड से या उस डीप या उस राइस से ये हटेगा तो वापस ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिलैक्स हो जाएगा। ओके, तो लीफ स्प्रिंग का फिगर है। इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला जो लैमिनेटेड स्प्रिंग के लिए है वो है फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पर ये एक्सल लगता है, यही एक्सल यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, इसी में ही ये चक्के लगे रहते हैं, और इसी के साथ में ये यू बोल्ट के साथ में यहाँ पर ऐसे करके नट्स लगते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे करके क्लैंप लगते हैं, है ना। यहाँ पर आपका सैकल लगता है, यहाँ पर आपका सैकल लगता है। तो इसी प्रकार से ये लीफ स्प्रिंग लगता है। ओके, तो अब हम इसके फॉर्मूलेस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था 6WL²/NBT²। ओके, सर यहाँ पर जो है स्क्वायर नहीं है, 6WL/NBT² है। ठीक है, तो इसके माध्यम से F का वैल्यू पता है हमें 100 है, F का वैल्यू पता है 100 है, W का वैल्यू पता है हमें 2000 है, L का वैल्यू हमें पता है 1000 है, N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये N का वैल्यू, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ प्लेट्स, B का वैल्यू पता है हमें, ब्रेड्थ 50 है, T का वैल्यू पता है 10 है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को इस प्रकार से कर सकते हैं, N इक्वल्स टू 6WL/FBT², ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अब जो है हमें क्या पूछा गया, डिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6WL³/NEBT³। तो यहाँ पर हमें सिंपल डिफ्लेक्शन निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमें पता है, W पता है, L पता है, N पता है, E पता है, B पता है, T पता है। तो सारी चीज़ें हमें पता है, तो डिफ्लेक्शन भी हमारे पास में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 12.5 mm, और नंबर ऑफ प्लेट्स कितने आए थे, नंबर ऑफ प्लेट्स आए थे 6।
तो आइए हम इसी के साथ में अपना थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ देखिए, ए क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग ऑफ राउंड स्टील वायर 10 mm in diameter having 10 complete turns with a mean diameter of 12 centimeter is subjected to an axial load of 200 Newton. Determine। हमको यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है। पहला है द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, दूसरा है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और टेक सी इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक हेलिकल स्प्रिंग है जो कि स्टील के वायर से बना हुआ है, और उस वायर का जो डायमीटर है वो है 10 mm, और 10 कंप्लीट टर्न्स हैं उस वायर में, और मीन डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एक एक्सेल लोड लग रहा है 200 न्यूटन का। अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकालना है और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग निकालना है, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आइए इस स्प्रिंग को भी सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए बराबर ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि इसमें लोड लग रहा है 200 न्यूटन का। ओके, आइए हम भी बना करके देखते हैं इस स्प्रिंग को। देखिए ये जो स्प्रिंग है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब जो इसकी वायर की जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है इसका d इक्वल्स टू, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है 10 mm, तो d इक्वल्स टू 10 mm, और ये वाला जो डायमीटर है मीन डायमीटर कैपिटल D इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 120 mm दिया हुआ है। ओके, अब इसमें सेंट्रल लोड जो है W इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया हुआ है, 200 न्यूटन दिया हुआ है। अब और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इस स्प्रिंग की, इस स्प्रिंग का दिया हुआ है सेंट्रल लोड हो गया। ओके, और यहाँ पर C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 10 कंप्लीट टर्न है ये बताया गया है। तो C की वैल्यू है यहाँ पर 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स बताए गए हैं n इक्वल्स टू 10 टर्न्स है, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर और 2 टर्न होंगे, ये हो गया 10 टर्न। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं, तो ये गिवन डेटा में हम लिखेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गिवन डेटा में हम ये सारी चीज़ों को लिख करके हमें यहाँ पर स्टिफनेस और डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर ऑफ वायर जो है d इक्वल्स टू 10 mm, टर्न जो है, टर्न्स मतलब कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, तो वो 10 है। मीन डायमीटर ऑफ कॉइल जो है d इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, 120 mm। एक्सियल लोड जो है W इक्वल्स टू 200 न्यूटन है, C इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर है। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ओके, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग जो है ये गिवन डेटा हो गया। डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है वो है 64 WR³ N/CD⁴। ओके, अब कैपिटल R इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल D/2। ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस सिंपल रिलेशन R इक्वल्स टू D/2। अब जो है देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में देखिए R जो है वो हम D/2 करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और डिफ्लेक्शन जो है हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। डिफ्लेक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, 34.56 mm आ रही है। ओके, और स्टिफनेस जो है उसी प्रकार से S इक्वल्स टू W/del कर रहे हैं, तो W क्या रहेगा, लोड रहेगा, और del क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन रहेगा। तो स्टिफनेस एक ऐसा टर्म है जो कि लचीलापन के बारे में बताता है कि कितना लचीला है हमारा स्प्रिंग। ओके, तो स्टिफनेस की जो वैल्यू है 5.78 न्यूटन पर mm आ रहा है। ओके, तो देखिए हम डिफ्लेक्शन के हम फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये है 64 WR³ N/CD⁴। यहाँ पर देखिए हमें W पता है 200, R हमें पता है,
120 आया था, तो वो 60 आर जो रहेगा वो 120 को हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 60 रेडियस हो जाएगा। एन एन भी हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स ये 10 दिया हुआ है। सी हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। डी हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना है, 10 है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 हमें दिया हुआ है। तो ये जब सारी चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इस स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है, मतलब कितना ये दब रहा है, कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना ये शॉर्ट हो रहा है, वो चीज़ हमारे सामने में आ जाएगा। और इसके बाद में ये जैसे कि ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास में, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया। तो इसी प्रकार से जो स्टिफनेस जो होता है, स्टिफनेस एस, एस से हम डिनोट करते हैं, एस इक्वल्स टू डब्लू अपॉन, इससे हम कर देंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई, इससे इसका जो भी वैल्यू आएगा 34.5 के आसपास शायद आ रहा है। ओके 34.56 आ रहा है। तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टिफनेस का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्टिफनेस का वैल्यू आ जाएगा 5.68 न्यूटन पर आ जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होता है। आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देख करके बनाइए। ये सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में भी, इससे कुछ भी ऐसा अंतर नहीं आता है क्वेश्चन में। तो आप लोग ये सारे नोट्स को अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में आप लोग कॉपी करके देखिए, बना करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।